कल्पना कीजिए अगर नालंदा कभी जला ही नहीं होता, अगर ज्ञान की वो मशाल बुझी नहीं बल्कि समय के साथ और तेज हो गई होती। आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज क्या वो ऑक्सफोर्ड में होती या कैलिफोर्निया में या फिर बिहार की धरती पर एक ऐसा नालंदा खड़ा होता जो सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि सोचने का तरीका तय करता। ये कहानी इतिहास की नहीं है, ये कहानी संभावना की है। अगर नालंदा आज भी जीवित होता तो भारत कैसा होता और दुनिया कैसी होती। नालंदा को अक्सर एक प्राचीन विश्वविद्यालय कहकर छोटा कर दिया जाता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से नालंदा कोई कैंपस नहीं था, वो एक ज्ञान परिस्थिति थी। 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच नालंदा में हजारों छात्र और सैकड़ों आचार्य रहते थे। यहाँ कोई तय सिलेबस नहीं था, कोई डिग्री का दबाव नहीं था, सीखना खोज से शुरू होता था। शास्त्रार्थ खुले मंच पर बहस, जहाँ विचार हारते जीतते थे, व्यक्ति नहीं। चीन, कोरिया, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया से विद्वान आते थे। वे भारतीय बनने नहीं आए थे, वे सत्य खोजने आए थे। और यही नालंदा की सबसे खतरनाक ताकत थी, क्योंकि जो सभ्यता सवाल करना सिखा दे वो कभी गुलाम नहीं रहती। तो सवाल उठता है, अगर ये परंपरा टूटी न होती तो वो आज किस रूप में होती। आज जब हम नालंदा को देखते हैं, हम खंडहर देखते हैं, ईंटें, दीवारें, खामोशी, लेकिन क्या ज्ञान कभी खंडहर होता है? अब कल्पना बदलते हैं, अगर नालंदा गिरा नहीं होता तो शायद वो एक जगह तक सीमित भी नहीं रहता, वो नेटवर्क बन जाता, एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक शहर में नहीं पूरी दुनिया में फैला होता। आज की भाषा में एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटेलेक्चुअल सिस्टम, इसे मान लीजिए जैसे नालंदा प्रोटोकॉल। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, कोई एक देश का वर्चस्व नहीं। ज्ञान का मूल्य डिग्री से नहीं गहराई से तय होता। क्या दुनिया आज ऐसे सिस्टम के लिए तैयार है, या शायद दुनिया को इसकी जरूरत पहले से ज्यादा है? अब आते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ पर। अक्सर कहा जाता है प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान अलग हैं, लेकिन यह एक झूठा विभाजन है। उपनिषद पूछते थे ये चेतना क्या है, देखने वाला कौन है। आज न्यूरोसाइंस वही पूछ रहा है, बस भाषा बदल गई है। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वर सिस्टम को प्रभावित करता है। उपनिषद कहते थे दृष्टा बिना बदले दृश्य बदलता नहीं। ये समानता संयोग नहीं है, ये अलग अलग युगों में एक ही जिज्ञासा की अभिव्यक्ति है। अब कल्पना करें एक आधुनिक नालंदा जहां क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन साथ में तर्कशास्त्र और ध्यान भी। एआई एथिक्स पर बहस होती है लेकिन धर्म के चश्मे से नहीं, धर्म यानी कर्तव्य और संतुलन के दृष्टिकोण से। यहाँ टेक्नोलॉजी का सवाल सिर्फ क्या कर सकते हैं नहीं होता, सवाल होता है क्या करना चाहिए। आज दुनिया एआई से डर रही है क्योंकि हमने मशीनें तो बना ली लेकिन विवेक नहीं सिखाया। तो क्या शास्त्रार्थ की वापसी इस संकट का जवाब हो सकती है? अब शिक्षा को देखिए, आज की क्लासरूम या तो जानकारी से भरी हैं या दबाव से, लेकिन मानव मन दोनों में पनपता नहीं। नालंदा 2.0 में क्लासरूम नहीं होते हैं न्यूरल हब्स, जहां गणित सीखते हुए ध्यान सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग के साथ आत्म जागरूकता, साहित्य के साथ मनोविज्ञान और साइंस के साथ मौन। ये कोई रहस्यवाद नहीं है। आज साइकोलॉजी मानती है कि ध्यान फोकस बढ़ाता है, भावनात्मक नियंत्रण सुधारता है और सीखने की क्षमता गहरी करता है। तो सवाल ये नहीं कि ये संभव है या नहीं, सवाल ये है हमने इसे शिक्षा से अलग क्यों रखा। दुनिया आज मेंटल हेल्थ एपिडेमिक से जूझ रही है। क्या वजह यह है कि हमने दिमाग को प्रशिक्षित किया लेकिन मन को अनदेखा किया? अब आर्थिक वास्तविकता देखिए, आज भारत से टैलेंट बाहर जाता है, इसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। लेकिन अगर ज्ञान का सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण भारत में हो, अगर दुनिया के बेस्ट माइंड्स यहाँ आए, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, जीवन समझने के लिए, ये कोई कल्पना मात्र नहीं। इतिहास में भारत विचारों का निर्यातक था, गणित, तर्क, दर्शन, व्यापार की तरफ फैलते थे। अब कल्पना करें नालंदा 2.0 एक इंटेलेक्चुअल ट्रेड रूट बन जाए, जहां रिसर्च से इंडस्ट्री जन्म ले, लेकिन इंडस्ट्री रिसर्च को नियंत्रित न करे। पेटेंट हो लेकिन ओपन नॉलेज की भावना के साथ। ये सिलिकॉन वैली की कॉपी नहीं होती, ये उससे आगे की चीज होती। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सबसे कीमती संसाधन प्रज्ञा हो। नालंदा की सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? वो भारतीय होते हुए भी सार्वभौमिक था। वहां आने वाले से उसकी पहचान नहीं पूछी जाती थी, उसकी जिज्ञासा देखी जाती थी। आज दुनिया सीमाओं में बटी है, देश, विचारधारा, एल्गोरिदम, लेकिन ज्ञान सीमाओं में कभी नहीं टिकता। नालंदा 2.0 एक बॉर्डरलेस इंटेलेक्चुअल फ्यूचर की कल्पना करता है, जहां आप छात्र नहीं एक नोड होते हैं। आप सिर्फ सीखते नहीं, नेटवर्क को मजबूत करते हैं। और शायद यही कारण है कि ये मॉडल डराता भी है, क्योंकि जो सोचने लगता है उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। तो क्या दुनिया वास्तव में ऐसे नालंदा के लिए तैयार है, या डर इस बात का है कि अगर भारत फिर से सोच का केंद्र बन गया तो सत्ता का संतुलन बदल जाएगा? एक आखिरी दृश्य सोचिए, नालंदा के द्वार पर प्राचीन काल में द्वारपाल होते थे। वे पहरेदार नहीं थे, वे परीक्षक थे। वे पूछते थे तुम क्या जानते हो, ये नहीं। वे पूछते थे तुम कैसे सोचते हो। आज सवाल वही है,
अगर नालंदा फिर से खड़ा हो तो वो ईंटों से नहीं बनेगा, वो बनेगा आप जैसे लोगों से, जो सीखना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं और उत्तर से ज्यादा सत्य से प्रेम करते हैं। शायद भारत को दुनिया का गुरु बनने की जरूरत नहीं, शायद उसे सिर्फ फिर से साधक बनना है। और अगर ये मशाल एक बार फिर जली तो रोशनी सिर्फ भारत की नहीं होगी, वो पूरी मानवता का रास्ता दिखाएगी। सवाल बस इतना है, क्या हम उस द्वार से प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों परिवार को और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़िए मेरे साथ इस सफर में। जय श्री कृष्ण।